गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए जो बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है ये हम जिस प्रकार से हमने पढ़ी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी हमने, जिसमें अनेक सिद्धांत दिए गए थे। जिस प्रकार से लाप्लास का सिद्धांत था, जेम्स जीन का सिद्धांत था, बिग बैंग थ्योरी थी, उसी क्रम में हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी पढ़ा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने महत्वपूर्ण रूप से स्वेस ने जो आंतरिक संरचना दी थी, उस आंतरिक संरचना का हमने अध्ययन किया था। इसके पश्चात हम जो है इनकी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, या पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है। पर्वत या पर्वत निर्माण जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके पश्चात जो है अनेक चट्टानीय खंडों का निर्माण भी हो गया था, अनेक पर्वतों का निर्माण भी हुआ था, अनेक पठारीय संरचनाओं का भी निर्माण हुआ था, अनेक गहरी खाइयों का भी निर्माण हुआ था। उसी क्रम में हम देखते हैं कि पर्वत का निर्माण भी जो है, ये नहीं कि पर्वत जो है यानी कि बहुत कम समय में जैसे मान लो 3 महीने में 2 महीने में तैयार हो गए, ये नहीं। यानी कि पर्वत का निर्माण भी यानी कि धीरे धीरे जो उसकी अपने ये मान सकते हैं कि अनेक आयु काल में या अनेक जो कल्प थे उनके आधार पर हुआ है। अब जो पर्वत जो होता है, अब अगर सामान्य सी अगर अपनी परिभाषा देखें जो पर्वत है, तो उन पर्वतों में अगर देखा जाए तो पर्वत जो है अधिकतर यानी कि पर्वत उसे कहेंगे अपने जो जिसका ढाल जो है 35 डिग्री से अधिक ना हो। दूसरा जो यानी कि 500 मीटर से उसकी ऊंचाई अधिक हो। तीसरा पर्वत उसे कहेंगे जो दूर से अब अगर अपने देखें तो वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उसे अपने पर्वत कहेंगे। अब इसी प्रकार से पर्वत, विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। जिस प्रकार से अपने कहें अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसे कहते हैं अपने, बहुत ही प्राचीन। पर्वत जो है श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं, अकेले पर्वत भी पाए जाते हैं, श्रेणियों में भी पाए जाते हैं, श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो पर्वत हैं यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण यानी कि बहुत कई सालों यानी कि कई लाखों साल इनको निर्माण होने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से इनकी पर्वत की जो संरचना होती है, अगर देखा जाए तो पर्वत की संरचना अधिकतर यानी कि पर्वत अगर उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है पर्वत की। भाई ऐसी संरचना हम देखते हैं जो यानी कि ऊपरी भाग जो है इसका संकरा होता है, और जो नीचे का भाग है वो अधिक चौड़ाई लिए हुए होता है, चौड़ा भाग। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है पर्वत जो है संकरा होता जाता है। और अधिकतर इसका ढाल अगर अपने देखें तो इसका ढाल 35 डिग्री से अधिक नहीं होता है, यानी कि 35 डिग्री से अधिक इसका ढाल नहीं पाया जाता है। अब यानी कि बहुत कुछ यानी कि कम ऊंचाई के पर्वत होते हैं, कुछ जो है बहुत अधिक ऊंचाई के पर्वत होते हैं। तो अनेक प्रकार की जो पर्वत श्रेणियों से या पर्वत श्रृंखलाओं से ये जुड़े भी होते हैं। अब जो पर्वत अगर आपने देखे तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की? 8,848 मीटर। इसी प्रकार से अगर अपने विभिन्न पठारों की संरचनाएं देखें, पठार इसके बिल्कुल विपरीत होता है। ये पठार की जो इनके ऊपर से जो है अधिक चौड़ाई लिए होता है और इनके पर्वत से बिल्कुल विपरीत होता है। तो अनेक पठार भी जो है वो भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कुछ पठार कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर देखें तो जो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का अगर पठार देखा जाए तो तिब्बत का पठार लगभग 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, जो इनके पर्वत श्रृंखलाओं से भी अधिक ऊंचा है। जिस प्रकार से अपने कहे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है
अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जो है अपने देखते हैं कि भी लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है अधिकतर। तो कहने का मतलब कुछ पठार ऐसे भी हैं जो पर्वतों से भी अधिक ऊंचाई वाले हैं। तो इस प्रकार से इनकी पर्वत एकाकी पर्वत के रूप में पाया जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियों के रूप में भी ये पाए जाते हैं। अब अपने देखेंगे कि भी पर्वत का निर्माण, यानी कि पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है। पर्वत निर्माण हम देखते हैं कि भी अनेक सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित दिए गए हैं। जिस प्रकार से अपने कहें कि जो जोली का रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत है, या जिस प्रकार से कोबर का भूसंगति सिद्धांत है, तो ऐसे अनेक सिद्धांत दिए गए हैं जो इनके पर्वत निर्माण से संबंधित होते हैं। इनके जिन्होंने इनके पर्वतों की व्याख्या की है, पर्वत निर्माण से संबंधित जो संरचनाएं है, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, वो सारी जो है इस सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। इन सिद्धांतों में जिस प्रकार से सबसे पहला सिद्धांत है अपना कि भी जोली का जो रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत है, जोली का रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत, अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर माना गया, या इसे अपने तापीय चक्र सिद्धांत भी कहते हैं। तापीय चक्र सिद्धांत, इस सिद्धांत को हमने तापीय चक्र सिद्धांत भी कहते हैं। इसे जो है पृथ्वी का धरातलीय इतिहास के नाम से भी जानते हैं। तापीय चक्र सिद्धांत, पृथ्वी का धरातलीय इतिहास, या रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत, या रेडियो सक्रिय सिद्धांत, इन सिद्धांतों के नाम से इसको जाना जाता है। जोली ने अपना सिद्धांत जो है 1925 में उसने अपना सिद्धांत दिया था कि भी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। हम जिस प्रकार से हम मानते हैं कि भी जो धरातलीय भाग है, या अपने ये मानते हैं कि भी जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या सूर्य ऊर्जा या उष्मा जो है वो विकिरण के द्वारा जो है अपने को यानी धरातल पर प्राप्त होती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अब ये जो विकिरण है, पृथ्वी जब यानी कि इनको अवशोषित करती है, कुछ मात्रा में जो है इनका अवशोषण कर लेती है विकिरण को, और कुछ मात्रा में जो है धरातलीय भाग से, यानी कि कुछ मात्रा में धरातलीय भाग से ये विकिरण वापस जो है परावर्तित किए जाते हैं, वापस जो है परावर्तित किए जाते हैं। कुछ भाग जो है अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि यानी कि ये विकिरण अनवरत रूप से यानी कि सनातन काल से धीरे धीरे ये जो है चलते आ रहे हैं। अब जो पृथ्वी का ऊपर का धरातलीय भाग है, वो धरातलीय भाग नग्न होने के कारण या आवरण रहित होने के कारण, धरातलीय भाग आवरण रहित होने के कारण इससे जो है यानी कि जो ताप है या जो अपने ये मान सकते ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा जो है यानी कि विकिरित होती रहती है, वापस जो है परावर्तित होती रहती है। अब ये जो ऊर्जा है ये यानी कि इतनी संचित नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, और ये जो है इनके विकिरित होती रहती है। लेकिन जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो धरातल के नीचे का भाग है, आंतरिक भाग जिसे बोलते हैं, आंतरिक भाग में जो है यानी कि उष्मा जो है उष्मा संग्रहित होती रहती है, धीरे धीरे उष्मा संग्रहित होती रहती है। हालांकि धरातलीय भाग की अपेक्षा जो है यहाँ पर उष्मा तो कम प्राप्त होती है, लेकिन यहां से उष्मा प्रावर्तित नहीं होती है, यानी कि उष्मा का प्रावर्तन नहीं हो पाता है। क्योंकि यानी कि जो हमने जो परतें पढ़ी थी, जो यानी कि जिस प्रकार से स्वेस ने आंतरिक संरचना बताई थी, सियाल, सीमा और निफे, इस प्रकार की परतें पाई जाती है। तो सियाल परत से जो है ये ऊर्जा जो है, ये उष्मा जो है बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। सियाल परत से के नीचे की परतों से ये बाहर की तरफ नहीं जा पाती है, इसलिए धीरे धीरे जो है ऊर्जा यहाँ पर संचित होती रहती है, ऊर्जा संग्रह होती रहती है। ऊर्जा के संग्रह होने के कारण जो है यहाँ पर यानी कि जोली ये बताता है कि जैसे जैसे ऊर्जा संग्रहित होती जाती है, वैसे वैसे जो है यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न होते जाते हैं।
कहने का मतलब यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थों की उत्पत्ति होने लगती है। अब जैसे जैसे इनके अनुवर्त काल से रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो उनके कारण जो है यहाँ पर ताप उत्पन्न हो जाता है, अत्यधिक तापमान, जिसे अपने मानते हैं अत्यधिक तापमान उत्पन्न हो जाता है। जब अत्यधिक तापमान उत्पन्न हो जाता है तो जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, जो धरातलीय भाग का नीचे का भाग है या जो मेंटल भाग है या इनके ये जो भाग है, ये भाग धीरे धीरे इनके पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्योंकि टेम्परेचर जहां अधिक होगा वहां पर जो है तापमान की अधिकता के कारण या टेम्परेचर की अधिकता के कारण वो भाग जो है, वो चट्टाने जो है या चट्टानीय भाग जो है, वो चट्टानीय भाग जो है पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये चट्टानीय भाग पिघलते जाते हैं वैसे वैसे जो है इनकी पृथ्वी का जो व्यास है या जो ग्लोब है, ग्लोब का जो व्यास है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है या उसके व्यास में विस्तार हो जाता है। जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे जो है इनके अपने कहने का मतलब कि विस्तार होने के कारण जो है जो धरातलीय भाग है वो धरातलीय भाग जो है इनके ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या हुआ कि इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति में जब इनके टेम्परेचर अधिक होता है तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो इनकी जोली ये कहता है कि भी सागरीय अतिक्रमण काल की स्थिति होती है, सागरीय अतिक्रमण काल, सागरीय अतिक्रमण काल, और दूसरी स्थिति होती है सागरीय निवर्तन काल की, सागरीय निवर्तन काल, सागरीय निवर्तन काल। अब सागरीय अतिक्रमण काल में क्या होता है, कहने का मतलब कि जैसे जैसे अपने ये माने कि टेम्परेचर बढ़ता है, चट्टानें पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो हम ये मानते आए हैं कि भी जो हमने जो इनके स्पेस के आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा था कि भी सियाल परत का घनत्व कम होता है, सीमा का अधिक होता है, नीफे का उससे अधिक होता है। तो क्या हुआ कि जैसे चट्टानें पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो चट्टानें पिघलने के कारण जो है जो इनकी सीमा परत है उस सीमा परत का घनत्व कम हो जाता है, और सीमा परत का घनत्व कम हो जाने के कारण सियाल परत का घनत्व उससे ज्यादा हो जाता है, और सियाल परत का ज्यादा घनत्व होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इनकी सियाल परत, जो सियाल परत है वो सियाल परत जो है सीमा परत में धंसना प्रारंभ हो जाती है, सीमा परत में धंसना, या अपने ये मान सकते हैं कि सीमा परत के जैसे जैसे ये सीमा परत में धंसेगी वैसे वैसे जो है इनके जो सागरीय जल जो है या सागरीय जो भाग है उस सागरीय भाग के जो किनारे हैं उन किनारों पर इनके जैसे ही उसमें धंसना प्रारंभ होगी वैसे वैसे जल इनके तलछटीय निक्षेप या जल जो है बाहर की तरफ आना प्रारंभ हो जाएगा, और वहां पर किनारों पर जो है तलछट जमा होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे जैसे तलछट जमा होगी वैसे वैसे जो है अगर यानी अपने देखें कि जो छोटे सागरीय कम यानी जो गहरे सागरीय भाग है वहां पर जो है तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, और इस तलछट के जमाव की अधिकता के कारण जो है वहां पर यानी अपने ये मान सकते हैं कि तलछट का भार अधिक हो जाता है, तलछट जो तलछट है उसका भार, तलछट भार अधिक हो जाता है। अब जैसे जैसे तलछट का भार अधिक हो जाता है वैसे वैसे जो है उस तलछट या निक्षेप में जो है इनके परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, और भार अधिक होने के कारण जो है जो इनके जो कुछ भाग है वो भाग धीरे धीरे जो है इनके उनमें उभार आना प्रारंभ हो जाता है, और उनमें उभार आने के कारण जो है धीरे 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 जो वो पर्वत का रूप लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से सागरीय अतिक्रमण काल के कारण जो है पर्वतीय संरचना का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यानी कि अपने ये माने कि जो टेम्परेचर जो है जो यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे ही कम होना प्रारंभ होते हैं, यहाँ पर तापमान कम होना प्रारंभ होता है, तो यानी कि जोली ये कहता है कि भी ये रेडियो सक्रिय पदार्थ की कमी के कारण जो है वापस ग्लोब जो है इनकी अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, या कहने का मतलब ये कि भी जो ग्लोब ने जो विस्तार किया था अपने ये मान सकते हैं ग्लोब का जो भाग था वो धीरे धीरे जो पृथ्वी का जो व्यास था वो धीरे धीरे वापस कम होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे अपने सागरीय निवर्तन काल कहते हैं, और धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आना प्रारंभ हो जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है
तो यानी कि दोनों ही स्थितियों में जब यानी कि टकराहट होती है, तो इस टकराहट के कारण जो है यानी कि या टकराने के कारण, या अपने ये मान सकते हैं कि जैसे ही यानी कि ये भाग जो है सागर तल से टकराते हैं, या जैसे ही ये भाग यानी कि ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ होते हैं, तो उसके कारण जो है पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। और यानी कि जोली ये कहता है कि भी ये रेडियो सक्रिय पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं। जहां पर रेडियो सक्रिय पदार्थ जिन भागों में अधिक पाए जाते हैं, जहां पर, वहां पर पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। अब यानी कि अधिकतर जोली ने ये बताया था कि भी जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर पर्वतीय श्रृंखलाओं का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से रॉकीज पर्वत श्रृंखला अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है, या अपने देखें कि भी जो एशिया की पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो इस प्रकार से इनके अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है इसी यानी कि अपने देखा जाए तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर, जोली के अनुसार रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। अब यानी कि इस प्रकार से जब पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, तो यानी कि जोली ने सिद्धांत दिया कि भी रेडियो सक्रिय पदार्थों से इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन यानी कि कुछ भूगोलविद इसकी आलोचना भी करते हैं, यानी कि उन्होंने आलोचना भी की थी कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि भी अपने ये माने कि रेडियो सक्रिय पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कुछ भूगोलविद ये कहते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके द्वारा जो है यानी कि जो सीमा परत है वो पिघल जाएगी, या यानी कि चट्टानीय क्षेत्र पिघल जाएंगे। तो अगर यानी कि मान ले कि चट्टानीय क्षेत्र पिघल भी जाते हैं, तो यानी कि जो जोली ये कहता है कि भी उससे वापस जो है यानी कि जो व्यास में विस्तार हुआ था पृथ्वी के, वो वापस किस प्रकार से कम हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये आलोचना का विषय रहा कि भी एक तो रेडियो सक्रिय पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं हो सकते, दूसरा इनके रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण जो चट्टानीय भाग जो है पिघलना नामुमकिन है, यानी कि पिघल ही नहीं सकते। या तीसरा उन्होंने ये बताया कि भी जिस प्रकार से अगर कोई वस्तु पिघल जाती है, कोई जिस प्रकार से चट्टानीय संरचनाएं सीमा परत के जो भाग है वो पिघल जाते हैं, तो उसके पश्चात में जो है वापस वो जो है इनके जो व्यास में वृद्धि हुई थी पृथ्वी के, वो व्यास में वृद्धि हुई, वो वापस कैसे यानी कि जो है व्यास में कमी कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये यानी कि अपने सिद्धांत में इस प्रकार की कमियां उन्होंने दर्शाई थी कि कमियां जो है, या ये आलोचना का एक विषय रहा कि इस प्रकार से जो है यानी कि व्यास में बढ़ोतरी और यानी कि कमी जो है नहीं हो सकती। अगर यानी कि जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास है, अगर एक बार वो फैल गया तो वापस जो है उसमें कमी नहीं आ सकती। या यानी कि ये मान सकते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ इतने उत्पन्न नहीं हो सकते कि वो जो है सीमा परत को पिघला दे, या जो चट्टानीय संरचनाएं उनको पिघला दे। इस प्रकार की स्थिति वो उत्पन्न नहीं हो सकती। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर गणितीय सिद्धांतों के आधार पर अगर अपन देखें, तो भी ये माना जाता है कि भी इस प्रकार से यानी इतनी अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है पृथ्वी के धरातलीय भाग में जो उत्पन्न नहीं हो सकते, जिनके द्वारा जो है अपने ये माने कि भी जो चट्टानीय संरचनाएं वो पिघल जाएगी। और दूसरा ये भी नहीं मान सकते कि भी अगर चट्टानीय संरचनाएं पिघल जाती है और पृथ्वी के व्यास में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो जो व्यास है वो व्यास वापस जो है यानी कि उसी अनुरूप नहीं हो सकता। तो यानी कि ये महत्वपूर्ण रूप से जोली के सिद्धांत में ये कमियां पाई गई कि भी इस प्रकार से जो है इनके अपने ये मान सकते हैं कि भी जोली का जो सिद्धांत था, हालांकि यानी कि जोली ने बहुत भरसक प्रयत्न किया था कि भी जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत को बताने में, लेकिन कुछ यानी कि ये आलोचना का विषय भी रहा। तो इस प्रकार से जो है यानी जोली ने अपना सिद्धांत दिया था, रेडियो सक्रिय सिद्धांत, या जिसे अपने तापीय चक्र सिद्धांत भी कहते हैं, या जिसे अपने पृथ्वी के धरातल का इतिहास का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। ओके।